Hey guys, hello everyone, welcome to the 5th lecture of Zero to Pro series, जिसके अंदर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस कर रहे थे। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। उसके लास्ट क्लास के अंदर भी वी वर कंटिन्यूइंग दिस पार्ट ओनली। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, इसके बाद के जो लेक्चर्स आएंगे इसके अंदर बाकी के पार्ट्स आएंगे आपके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। बट फिलहाल के लिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट हम देख रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 पार्ट्स कवर किए, सो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए एंड देन ये वीडियो देखिए, बिकॉज अदरवाइज आपको नहीं समझेगा वो। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर दिया है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन होता क्या है? ठीक है, सो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे बच्चों। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था बच्चों नॉस्ट्रिल से। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद क्या था बच्चों? नेजल चैम्बर था। नेजल चैम्बर के बाद मैंने आपको बताया था इंटरनल नेयर्स। ठीक है, इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स के बाद बच्चों हमने फैरिंग्स को पढ़ा। ये सब हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स को देखिए एक बार। फैरिंग्स के बाद बच्चों हमने लैरिंग्स को पढ़ा। ठीक है, फैरिंग्स, देन था लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या था बच्चों? ट्रेकिया था। रिकॉल करो। ठीक है, पॉज करके रिकॉल करो। देन ट्रेकिया के बाद क्या था बच्चों? ट्रेकिया डिवाइड कर रहा था आपका प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई कहाँ पर डिवाइड कर रहा था? फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करता है स्टूडेंट्स टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, कहाँ डिवाइड करेगा ये? टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर आपका ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड करता था। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था इनिशियल ब्रोंकियोल। ओके, एंड इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? टर्मिनल ब्रोंकियोल। ओके, बस टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसके बाद भी पैसेज था हमारा। ठीक है, बट उसके बाद का नहीं, बस टर्मिनल ब्रोंकियोल पर हम एंड कर देंगे। सो ये जितना भी पार्ट होता है स्टूडेंट्स, कहाँ से लेकर? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर तो आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इन्हें कंसिडर किया जाता है कंडक्टिंग जोन के अंदर। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जितने भी पोर्शंस, जितने भी ये सारे पार्ट्स हैं, इन्हें हम कंसिडर करेंगे कंडक्टिंग जोन के अंदर। एंड ये कंडक्टिंग जोन का कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कौन से फंक्शन है मैं आपको अभी बताती हूँ, बट आपको पहले तो ये याद रखना है दैट कंडक्टिंग जोन के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आपके कंडक्टिंग जोन के अंदर आएंगे। अब हम ये देखेंगे बच्चों दैट कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे बच्चों फंक्शन। तो सबसे पहले तो जो एयर होती है, अब एयर का जो टेम्परेचर होता है, जो एयर हम इनहेल करते हैं, अब उसका टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? एटमॉस्फेयर के ऊपर, राइट। एटमॉस्फेयर कैसा है तो हर टाइम हमारी बॉडी ऐसे अडेप्ट थोड़ी कर सकती है दैट बाहर का मान लो एयर बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर हमें बॉडी के अंदर नहीं चाहिए। बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है जिसे बोला जाता है होमियोस्टैसिस, यानी हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ठीक है, यस और नो। तो हमें क्या करना होता है, जो एयर हम इनहेल करते हैं वो हर टाइम हम एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उस एयर को हम इनहेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हम इनहेल करते हैं उसे हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर लाना है। ठीक है, सो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट के अंदर उस एयर को हमें मॉडिफाई करना है। तो ये काम बच्चों करता है आपका कंडक्टिंग जोन। यानी कंडक्टिंग जोन क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर लाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन जो है कंडक्टिंग जोन का ये है ब्रिंग्स एटमॉस्फेरिक एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक एयर को बच्चों ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाने का काम करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है। ठीक है, एयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसे थोड़ा ह्यूमिडिफाई करना है, तो एयर का ह्यूमिडिफिकेशन भी कंडक्टिंग जोन ही करता है। सो दूसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों कंडक्टिंग जोन का? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अब क्या होता है बच्चों, एयर के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब ये बहुत सारे पैथोजन डस्ट पार्टिकल्स, यानी सिंपली बोल दो अनवांटेड पार्टिकल्स, ये अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने चाहिए, राइट। तो इसे फिल्टर आउट करने के लिए, जैसे हम पानी पीते हैं, तो अगर हम कहीं का भी पानी पीते हैं, क्या नहीं, अगर हम कहीं का भी वाटर ड्रिंक करें तो वो कॉन्टामिनेटेड होता है, उसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम जो एयर इनहेल करते हैं, हम कोई भी एयर ऐसे एटमॉस्फेयर की इनहेल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लंग्स के लिए वो हार्मफुल होगा बच्चों। इसीलिए क्या होता है,
ये कंडक्टिंग जोन क्या करता है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं ये एयर के, उसे बाहर निकालता है, ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स बोल दो, पैथोजेंस बोल दो, सो उसे ट्रैप करके बाहर निकालने का काम भी आपका कंडक्टिंग जोन का ही होता है। तो कंडक्टिंग जोन और क्या करता है बच्चों, ये फिल्टर करता है एयर को, ठीक है, फिल्टर्स एयर फ्रॉम अनवांटेड पार्टिकल्स, फिल्टर्स एयर फ्रॉम अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पैथोजेंस हो गए। अब होता क्या है, ये जो एयर होती है इसे ट्रांसपोर्ट भी तो करना है हमें लंग्स तक, लंग्स के भी एल्वियोलाई तक हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो एयर को वहाँ तक ले जाने का काम भी आपका कंडक्टिंग जोन ही कर रहा है, राइट। सो ये क्या करता है बच्चों, ये एयर को ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट एयर टू रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है ये अभी बताती हूँ 2 मिनट बाद, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये क्लियर है। तो कंडक्टिंग जोन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक सारे के सारे पार्ट्स आपके कंडक्टिंग जोन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कंडक्टिंग जोन क्या करेगा, जो बाहर की एयर होती है उसे हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तक लाना होता है, वो काम आपका कंडक्टिंग जोन करता है। उसके बाद जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं एयर के, उसे बाहर निकालने का काम, फिल्टर आउट करने का काम आपका कंडक्टिंग जोन करता है। ये एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है एंड ये एयर को ट्रांसपोर्ट भी करता है रेस्पिरेटरी जोन तक। आई होप ये क्लियर है। अब बच्चों रेस्पिरेटरी जोन को ही एक्सचेंज जोन बोला जाता है। अब रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कंडक्टिंग जोन के अंदर नॉस्ट्रिल से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आया। अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल के सामने के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद आपके एल्वियोलर डक्ट आती हैं एंड देन एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई आते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये सारे के सारे पार्ट्स आपके रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन के अंदर आएंगे। एंड ये वो रीजन होता है बच्चों, ये वो जोन होता है जहाँ पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यानी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एक्चुअल में कहाँ पर होता है, रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन के अंदर। एंड इसके अंदर क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से तो एल्वियोलाई तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद इस जोन के अंदर आपका एल्वियोलर डक्ट होगी, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपका एल्वियोलर सैक भी होता है, उस एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एल्वियोलाई होंगे, ठीक है। तो एल्वियोलर सैक जिसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई होंगे। सो ये जो पार्ट्स है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से तो एल्वियोलाई तक, ये सारे के सारे पार्ट्स कहाँ पर आए बच्चों, आपके रेस्पिरेटरी जोन के अंदर या फिर एक्सचेंज जोन के अंदर। एंड अगर इनके फंक्शंस की बात करूँ तो इनका फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। इसके पहले के पार्ट्स क्या कर रहे थे, गैसियस एक्सचेंज की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लाना, एयर को फिल्टर करना, उसे ह्यूमिडिफाई करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो कंडक्टिंग जोन है ये तैयारियां कर रहा था, ठीक है। एंड एक्चुअल में एक्सचेंज कहां पर हुआ बच्चों, आपका रेस्पिरेटरी जोन के अंदर हुआ, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन दिस जोन, अकर्स इन दिस जोन। एक्चुअल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों ये इस जोन के अंदर होता है। आई होप ये आपको क्लियर है। ये 2 टाइप्स के जोन्स मुझे आपको बताने थे, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। अब नेक्स्ट पार्ट है बच्चों ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। अब ये पैसेज लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा आपको कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लास्ट क्लासेस को पहले देखो एंड फिर इसे फॉलो करो, ओके। सो ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री के अंदर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं पैसेज को डिस्क्राइब करूँ तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, उसके बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स हमने देखे। उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स यानी इंटरनल नियर्स थे, उसके बाद फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, राइट। फिर आपका ट्रेकिया डिवाइड कर रहा था बच्चों प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई और भी छोटे टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। सो ये जो ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल का जो रीजन है, इन सबको, जो इस रीजन के अंदर जितने भी पार्ट्स आते हैं इन सारे पार्ट्स को बोला जाता है बच्चों ब्रोंकियल ट्री। कहां से कहां तक, आपके ट्रेकिया से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंकियल तक, ये सारे पोर्शंस आपके ब्रोंकियल ट्री की कैटेगरी के अंदर आएंगे। और ब्रोंकियल ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर्स ये दिखते हैं, इसीलिए इसे ब्रोंकियल ट्री बोला जाता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करती हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर
ये अगर आप देखोगे आपका ट्रेकिया है, ठीक है, या एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, करीना पॉइंट के ऊपर या फिर कैरिना पॉइंट के ऊपर ये डिवाइड कर रहा था। किसके अंदर बच्चों? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। सो ये ट्रेकिया है, ये किसके अंदर डिवाइड किया? आपका प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। फिर ये आपका प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड कर रहा था सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, और भी छोटा होता है ये, ठीक है। फिर ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड करता है? ऐसे ही टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड करता है। टर्शियरी ब्रोंकाई और भी छोटा होता है। फिर ये टर्शियरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स? इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड करेगा, जो फर्दर और छोटा होगा, ठीक है। देन इनिशियल ब्रोंक्यूल किसके अंदर डिवाइड करेगा? आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर, राइट। सो इनिशियल ब्रोंक्यूल मान लो, एंड ये लास्ट में आप अज्यूम करोगे आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये रेड वाला, ठीक है। सो ये और भी छोटा 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 होता जाएगा, ये आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। सो आप देख रहे हो बच्चों ये कैसा दिखता है? ट्री की ब्रांचेस की तरह दिख रहा है। सिमिलरली ये साइड में भी होगा, ठीक है। ये एक लंग में जाता है, ये दूसरे लंग में जाता है, मैंने आपको बताया था ये कैसा होता है। सो ये जो सारा होता है बच्चों, इसे हम बोलेंगे ब्रोंकियल ट्री। अगर मैं इसको लेबल करूँ एक बारी, सो ये होता है आपका ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइड करता है बच्चों प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करेगा टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर, टर्शियरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड करता है? आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर, एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड करेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर। सो दिस आर योर इनिशियल ब्रोंक्यूल, एंड लास्ट में बच्चों आपका होता है ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। सो ये जो सारे के सारे पार्ट्स आते हैं बच्चों, ट्रेकिया से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसे ही बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि ये ट्री के ब्रांचेस की तरह अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसे ट्री बोला जाता है। एंड पार्ट्स कौन से आएंगे बच्चों यहाँ पर? ट्रेकिया से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रेकिया से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक सारे के सारे पार्ट्स आपके ब्रोंकियल ट्री के अंदर आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? कंडक्टिंग जोन पढ़ा, रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज जोन पढ़ा, एंड अभी हमने ब्रोंकियल ट्री को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? लंग्स, ठीक है। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है बच्चों? लंग्स होता है, ठीक है। ब्रीदिंग के अंदर हमने अलग अलग ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, तो हमने देखा था ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। ह्यूमन्स मैमल्स के अंदर आते हैं, मैमल्स के पहले भी जो आते हैं कौन से आते थे? हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, राइट। सो ये जो 4 कैटेगरी है मैमल्स के पहले की, एव्स, उसके बाद रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, इन सभी के अंदर बच्चों लंग्स होती है। हमने पढ़ा था एम्फीबियंस के अंदर और भी ज़्यादा मोड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग मोड्स, बट यहाँ पर आपके जो ये है रेप्टाइल्स है, वहाँ से लेकर तो आपके मैमल्स तक ये सबके अंदर क्या होता है? प्योरली लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है, तो ह्यूमंस के बाद बच्चों एक पेयर ऑफ लंग्स होती है। ह्यूमंस के पास क्या होती है बच्चों? अ पेयर ऑफ लंग्स, यानी 2 लंग्स ह्यूमंस के पास प्रेजेंट होती है। अ पेयर ऑफ लंग्स इज प्रेजेंट, ठीक है, यानी 2 लंग्स ह्यूमंस के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक होती है बच्चों राइट लंग, एक होगी लेफ्ट लंग। अब ये देखो, ये साइड की जो है बच्चों, इसे बोला जाएगा लेफ्ट लंग, एंड इस साइड वाली जो होती है इसे बोला जाता है राइट लंग। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम जब भी स्टडी करते हैं, ठीक है, मान लो अगर पेशेंट की बॉडी है, तो पेशेंट की बॉडी अगर ऐसी है तो हमें उल्टा देखना होता है। हमारा जो राइट है वो पेशेंट का लेफ्ट होगा। मान लो ये टेबल है, यहाँ पर एक पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्टडी करूँगी तो मेरा राइट जो है वो उसका लेफ्ट है, राइट। तो इसीलिए बुक्स के अंदर, हम बुक्स भी जब पढ़ते हैं तो तब हम ऐसा पढ़ते हैं, राइट। हमारे डायरेक्शन में ऐसे थोड़ी हम बुक को पढ़ते हैं। सो हमारे नीचे ऐसी बुक प्रेजेंट होती है। सो यानी हमारा जो राइट होगा वो बुक का वहाँ पर ये होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट होगा वो बुक का राइट होगा। तो ये अपोजिट चलता है। तो यहाँ पर इसीलिए बच्चों क्या होता है, बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी भी जब स्टडी की जाती है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो उल्टा ना पड़ जाए कि हम इसे ही राइट अज्यूम कर ले, हमारा राइट ये है तो पेशेंट का राइट भी ये होगा। अगर ऐसा कर दे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा वो पेशेंट, राइट। सो इसीलिए वहाँ पर जब पेशेंट को लिटाते हैं, ठीक है, उस टाइम पर उसका राइट लेफ्ट अलग होता है हमारे राइट लेफ्ट से। तो जो बुक्स के अंदर जो डायग्राम बनी होती है वो ऐसे रेफरेंस में बनी होती है कि हमारे उल्टा हो, यानी हम कंफ्यूज ना हो कि हमारा राइट राइट है, हमारा लेफ्ट लेफ्ट है, ठीक है। सो इसीलिए बच्चों ये जो मेरे राइट साइड की लंग है ये होगी बच्चों लेफ्ट लंग, और यहाँ पर ये होगी राइट लंग। आई होप बच्चों ये क्लियर है। बहुत बच्चों को ऑफलाइन में ये डाउट आता है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब
यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बताया था दैट लंग्स होता क्या है, जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई का जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है उसी से मिलकर आपकी लंग बनती है, राइट। सो ये लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट दी ब्रांचिंग नेटवर्क, ठीक है, ब्रांचिंग नेटवर्क, किसका ब्रांचिंग नेटवर्क बच्चों, ब्रोंकाई का, ठीक है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स and alveoli comprises the lungs, yes or no। alveoli, bronchioles और bronchi का जो ब्रांचिंग नेटवर्क है यही क्या करता है, लंग्स को बनाता है, लंग्स को कंप्राइज करता है। सो ये हमने देखा था। सो लंग्स के अंदर बच्चों आपके यही होंगे, ब्रोंकाई होंगे, ब्रोंकियोल्स होंगे और एल्वियोलाई होंगे, और ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं बात करूँ लंग्स की, तो एक होगी राइट लंग बच्चों, एक होगी लेफ्ट लंग। अब ये जो राइट लंग लेफ्ट लंग होती है ना, ये थोड़ी अलग होती है, यानी दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं होते ये, ठीक है। अगर मैं लंग को ड्रॉ करूँ तो देखना, मान लो ये आपकी हो गई लेफ्ट लंग और ये आपकी हो गई राइट लंग मान लो, ठीक है। जो होता क्या है बच्चों, लंग्स के अंदर ना डीप ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, इन डीप ग्रूव्स को फिशर्स बोला जाता है, ठीक है। सो जो आपकी राइट लंग होगी, इस राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स, 2 डीप ग्रूव्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका ये ऐसा ऑब्लिक फिशर, ऐसा डीप सा ग्रूव होता है ये, ठीक है, और एक आपका होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल फिशर। एक कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल फिशर, एंड एक होगा ऑब्लिक फिशर। इसे हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल होता है इसीलिए, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आपके 2 डीप ग्रूव्स आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। कौन से लंग के अंदर, राइट लंग की बात हो रही है। ये आपकी मान लो इस साइड की राइट लंग है, ठीक है, एंड इस साइड की बच्चों कौन सी है, लेफ्ट लंग है। सो राइट लंग के अंदर ऐसे ये जो 2 डीप ग्रूव्स होते हैं इन्हें फिशर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा है बच्चों आपका, ये है आपका ऑब्लिक फिशर, ठीक है, ऑब्लिक फिशर बोला जाता है इसे, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे बोला जाएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। सो लंग्स अलग अलग होती है, क्यों अलग अलग होती है दोनों लंग्स वो मैं बता रही हूँ आपको। सो सबसे पहले तो राइट लंग जो है इसके अंदर आपके फिशर्स कितने हैं बच्चों, 2 फिशर्स है। कौन से फिशर्स, एक तो आपका है हॉरिजॉन्टल फिशर एंड एक आपका कौन सा है यहाँ पर ऑब्लिक फिशर है, ठीक है। एक आपका हॉरिजॉन्टल फिशर है एंड एक आपका ऑब्लिक फिशर है। अब अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करूँ बच्चों, तो लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक ही फिशर आपका प्रेजेंट होता है एंड ये होता है बच्चों आपका ऑब्लिक फिशर, ठीक है। लेफ्ट लंग के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही डीप ग्रूव, फिशर यानी क्या होता है बच्चों, डीप ग्रूव होता है ये, डीप ग्रूव, ठीक है, जो लंग्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक ही फिशर होगा, इसे बोला जाएगा बच्चों ऑब्लिक फिशर, ठीक है। ये क्या करेगा, लंग्स को 2 लोब्स में डिवाइड करेगा। सो अगर मैं लेफ्ट लंग की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, वो भी कौन सा, ऑब्लिक, यानी लेफ्ट लंग के अंदर हॉरिजॉन्टल फिशर नहीं होता। सो पहला डिफरेंस तो ये हो गया बच्चों दैट राइट लंग के अंदर 2 डीप ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे एंड लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक ही डीप ग्रूव प्रेजेंट होगा, यानी राइट लंग के अंदर हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक दोनों होंगे, लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फिशर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से होता क्या है, लंग्स लोब के अंदर डिवाइड होती है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखो आपकी राइट लंग लोब्स के अंदर डिवाइड हो गई। सबसे ऊपर वाला लोब जो होता है इसे बोला जाता है बच्चों सुपेरियर लोब, ठीक है, या फिर अपर लोब, ठीक है। बीच वाला जो होता है इसे बोला जाता है मिडल लोब, ठीक है, एंड जो सबसे नीचे वाला होता है इसे बोला जाता है बच्चों इन्फीरियर लोब, या फिर इसी को लोअर लोब भी बोला जाता है। सो यहाँ पर राइट लंग के अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे और जो लेफ्ट लंग होती है यहाँ पर एक ही फिशर है, तो एक फिशर क्या कर रहा है, बस 2 लोब्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पर ऊपर होगा सुपीरियर लोब एंड नीचे होगा इन्फीरियर लोब, ठीक है। बस 2 ही लोब्स आपके यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सुपीरियर को आप अपर लोब भी बोल सकते हो, इन्फीरियर को आप लोअर लोब बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर होगा क्या, राइट लंग के अंदर 2 कितने ग्रूव्स प्रेजेंट है बच्चों, कितने फिशर्स प्रेजेंट है, 2, जिसके वजह से यहाँ पर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइट लंग के अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, 3 लोब्स, ठीक है। कौन से, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इन्फीरियर लोब, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर, ऐसे 3 लोब्स आपके प्रेजेंट होंगे। वेयर एज अगर मैं बात करूँ लेफ्ट लंग की, तो वहाँ पर एक ही फिशर है, इसका मतलब वहाँ पर 2 लोब्स आपके प्रेजेंट होते हैं। एक आपका होता है बच्चों सुपेरियर लोब एंड दूसरा आपका बच्चों होता है इन्फीरियर लोब। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँ कार्डियक नॉच की, कार्डियक ये जो वर्ड होता है बच्चों, ये
हार्ट से एसोसिएटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर होता क्या है, ये जो लेफ्ट लंग होती है यहाँ पर ये ऐसा कार्डियक नॉच आपका प्रेजेंट होता है। कार्डियक नॉच यानी क्या होगा बच्चों, ये वो स्पेस होती है, वो रीजन होता है जहाँ पर आपका हार्ट टिल्टेड होता है, हार्ट आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो कार्डियक नॉच होगा वो आपके लेफ्ट साइड के लंग के ऊपर प्रेजेंट होगा। एंड कार्डियक ये वर्ड आपका हार्ट से एसोसिएटेड है, जैसे हम बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, ठीक है, हार्ट अटैक से। तो इन द सिमिलर वे कार्डियक ये जो वर्ड होता है ये एसोसिएटेड किससे है बच्चों, हार्ट से। तो यहाँ पर लेफ्ट लंग जो है वहाँ पर कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, यानी वो प्लेस होती है जहाँ पर आपका हार्ट ऐसे टिल्टेड होता है, हार्ट आपका वहाँ पर प्रेजेंट होता है। हार्ट की लोकेशन की बात करूँ तो 2 लंग्स होती है, तो ये 2 लंग्स के बीच में मीडियास्टिनम कैविटी के अंदर आपका हार्ट लोकेटेड होता है, और ये लेफ्ट साइड के टुवर्ड्स ज़्यादा टिल्टेड होता है, बेंड होता है, वहाँ पर ज़्यादा उसका मोस्ट ऑफ द रीजन प्रेजेंट होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द रीजन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कार्डियक नॉच के ऊपर। एंड कार्डियक नॉच कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, लेफ्ट लंग के ऊपर। सो कार्डियक नॉच आपका राइट लंग के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, कार्डियक नॉच आपका लेफ्ट लंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं साइज या फिर वेट की बात करूँ बच्चों, तो जो राइट लंग है इसके साइज या फिर वेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, ठीक है। इसके 2 रीजंस है, एक तो देखो यहाँ पर लोब ज़्यादा हो गए राइट लंग के अंदर, दूसरी चीज़ जो राइट लंग है यहाँ पर कार्डियक नॉच प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से नॉच की वजह से भी थोड़ा साइज़ या फिर वेट में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ और वेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर राइट लंग स्लाइटली छोटी होती है लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, तो इसका वेट कम होगा बच्चों राइट लंग का, एंड लेफ्ट लंग का वेट क्या होगा, ज़्यादा, सॉरी राइट लंग का ज़्यादा होगा, लेफ्ट लंग का कम होगा। बताते वक्त अच्छे से बताया, लिखते वक्त गलती हो रही है, ठीक है। सो राइट लंग का वेट ज़्यादा होगा, लेफ्ट का कम होगा। क्यों? बिकॉज राइट लंग के अंदर लोब ज़्यादा है, कार्डियक नॉच भी प्रेजेंट नहीं है, बट लेफ्ट लंग के अंदर लोब्स भी कम है एंड वहाँ पर कार्डियक नॉच भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से थोड़ा साइज में डिफरेंस आता है। सो राइट लंग इज बिगर इन साइज एंड वेट एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। आई होप बच्चों ये क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों हमने 2 लंग्स के बारे में डिस्कस किया। ह्यूमन बींग्स के पास अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होती है, यानी 2 लंग्स ह्यूमंस के पास प्रेजेंट होगी बच्चों। लंग्स के अंदर क्या होता है, सिंपली जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई का, इससे ही आपकी लंग बनती है। उसके बाद राइट लंग और लेफ्ट लंग ये सेम नहीं होती, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? जो राइट लंग होती है, राइट लंग के अंदर 2 फिशर्स प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड ऑब्लिक फिशर। इसके वजह से 3 लोब्स के अंदर राइट लंग डिवाइडेड होती है, सुपेरियर, मिडिल एंड इंफेरियर। वेराज जो लेफ्ट लंग होगी बच्चों उसके अंदर बस एक ही फिशर प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑब्लिक फिशर, जिसकी वजह से यहाँ पर लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब्स प्रेजेंट होता है, सुपेरियर लोब एंड इंफेरियर लोब। अगर मैं बात करूँ कार्डियक नॉच की बच्चों, तो कार्डियक नॉच आपका लेफ्ट लंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट लंग के ऊपर नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट वहाँ पर बेंड होता है। देन अगर मैं साइज या फिर वेट की बात करूँ तो राइट लंग बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। आई होप बच्चों ये राइट लंग एंड लेफ्ट लंग के ये 4 डिफरेंस आपको क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। अब प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है स्टूडेंट्स? अब लंग्स जो होता है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, येस और नो? अब बच्चों ये लंग्स आपका इतना ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, येस और नो? तो इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना लंग्स के अराउंड कवर करने के लिए। सो लंग्स के अराउंड बच्चों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड ये मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन बच्चों 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है, एक बाहर के साइड वाली प्लूरल मेम्ब्रेन एंड एक अंदर के साइड वाली, ठीक है। सो प्लूरल मेम्ब्रेन ये लंग्स को कवर करता है, ठीक है। ये 2 प्लूरा प्रेजेंट होती है, एक बाहर के साइड में, ठीक है, जिसे बोलेंगे बच्चों आउटर प्लूरा, और एक होती है स्टूडेंट्स जो अंदर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है इनर प्लूरा, ठीक है। आउटर प्लूरा जो होती है बच्चों ये कांटेक्ट में होती है थोरैसिक कैविटी के, एंड जो इनर प्लूरा होती है ये कांटेक्ट में होती है आपके लंग के सरफेस के। तो अगर मैं बात करूँ तो ये देखना ये आपकी लंग्स हो गई, राइट, ठीक है। तो लंग्स के जो सबसे क्लोज प्रेजेंट होती है, ठीक है, मान लो ये येलो वाली, सो ये लंग्स के जो डायरेक्टली क्लोज प्रेजेंट होती है बच्चों इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा विसरल प्लूरा, जो लंग्स को कवर करती है। वेराज ये अगर एक पर्सन की बॉडी है मान लो, सो ये उसकी थोरैसिक कैविटी है इस पर्सन की। सो जो थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में जो प्लूरा होती है उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? उसे आप बोलोगे आउटर प्लूरा या फिर पैराइटल प्लूरा, ठीक है। सो ये जो रेड वाली है जो कि किसके कांटेक्ट में है? रेड वाली किसके कांटेक्ट में है बच्चों? थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में है, थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में, ठीक है। तो ये है थोरैसिक कैविटी
एंड ये आपके अंदर हो गई लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन सी है बच्चों, आपकी अंदर वाली प्लूरा को बोलेंगे विसरल प्लूरा, ठीक है। विसरल बोल दो या फिर इनर प्लूरा बोल दो, ठीक है। वेराज जो बाहर वाली होती है, जो कि थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे पैराइटल प्लूरा या फिर आउटर प्लूरा। पैराइटल प्लूरा या फिर आउटर प्लूरा इसे बोला जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। सो आउटर प्लूरा या फिर पैराइटल, ये किसके कांटेक्ट में है, इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू थोरैसिक लाइनिंग, ठीक है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी किसके साथ है, इसके थोरैसिक लाइनिंग के साथ। सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ थोरैसिक लाइनिंग, ठीक है, थोरैसिक लाइनिंग के क्लोज है ये। वेराज जो आपकी इनर प्लूरा है, दैट इज विसरल प्लूरा, ये किसके कांटेक्ट में है, इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ लंग सरफेस, क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ लंग सरफेस या फिर सिंपली लंग्स, विथ लंग्स। आई होप बच्चों ये आपको प्लूरल मेम्ब्रेन क्लियर है। अब होता क्या है बच्चों, पता है, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। सो ये जो दो मेम्ब्रेन्स है, ये येलो वाली आपकी विसरल प्लूरा हो गई एंड ये रेड वाली आपकी पैराइटल प्लूरा हो गई। तो इसके बीच में यहाँ पर ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ये जो फ्लूइड होता है बच्चों, इस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसे, इट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। अब ये प्लूरल फ्लूइड का क्या क्या काम होता है पता है। अब मान लो ये दो मेम्ब्रेन्स है, ये दो मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, राइट। सो वो फ्रिक्शन हमें नहीं होने देना। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर आपका प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये प्लूरल फ्लूइड और भी काम करता है, क्या क्या है बताती हूँ, बट बिफोर दैट प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा बच्चों, ये फ्रिक्शन को अवॉइड करेगा, अवॉइड्स फ्रिक्शन बिटवीन लंग सर्फेस या फिर बिटवीन लंग मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अवॉइड्स फ्रिक्शन बिटवीन पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। पैराइटल यानी बाहर वाली, विसरल यानी अंदर वाली, ठीक है। सो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच में फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड बच्चों शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। तो इसका दूसरा फंक्शन है, ये एक्ट करता है किसकी तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह, एक्ट्स लाइक शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है बच्चों, ये नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है, यानी जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो प्रेशर होता है ये हमेशा लंग के प्रेशर से कम होता है। अब ये क्या बोला मैम आपने, सो यहाँ पर देखना, मान लो ये जो पिंक से मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये पिंक से जो प्रेशर है, मान लो ये अंदर वाला प्रेशर है, लंग के अंदर वाला, ठीक है। एंड यहाँ पर जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये ब्लू से मैंने फ्लूइड बनाया, इसके बीच में प्रेशर प्रेजेंट है मान लो। सो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करेगा बच्चों, ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी ये जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो प्रेशर होता है इसको हमेशा कम रखता है एज कंपेयर टू लंग के प्रेशर के, यानी जो लंग के अंदर का प्रेशर होगा ये हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर का प्रेशर, ठीक है। सो लंग के अंदर के प्रेशर को सबसे पहले बोलते क्या है, पल्मोनरी प्रेशर। लंग के अंदर का प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा आपका पल्मोनरी प्रेशर, लिख लो एक बारी, ठीक है। प्रेशर इनसाइड लंग्स, प्रेशर इनसाइड लंग्स क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी बोल दो या फिर पल्मोनरी बोल दो, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या फिर सिंपली पल्मोनरी प्रेशर। एंड जो प्लूरा के बीच में जो प्रेशर होता है, प्रेशर इनसाइड प्लूरा यानी आउटर प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच का प्रेशर, इसे बोलेंगे बच्चों हम इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पर होता क्या है, हमेशा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर। एंड ये नेगेटिव प्रेशर, यानी नेगेटिव यानी कम, यानी इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपका कम है, तो ये कम प्रेशर मेंटेन करने का काम आपका प्लूरल फ्लूइड करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। तो थर्ड फंक्शन क्या है बच्चों प्लूरल फ्लूइड का, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है, किसके अंदर, प्लूरा के अंदर। सो मेंटेन्स नेगेटिव प्लूरल प्रेशर, ठीक है। यानी हमेशा होगा क्या बच्चों, हमेशा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर।
आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। सो लंग्स को कवर करने के लिए मेम्ब्रेन जो होती है उसे बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बाहर के साइड में प्रेजेंट है थोरैसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में उसे बोलेंगे पैराइटल प्लूरा या फिर आउटर प्लूरा। और जो अंदर के साइड में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो लंग्स को कवर करती है उसे बोला जाता है इनर प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा। ये पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा यानी आउटर एंड इनर, इसके बीच में बच्चों फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। दो मेम्ब्रेन के बीच का फ्रिक्शन जो होता है उसे ये कम करता है एंड ये क्या करता है, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर को मेंटेन करता है। यानी हमेशा प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का प्रेशर पल्मोनरी यानी लंग के प्रेशर से कम रहेगा। ठीक है, यानी ये जो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन होता है, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर एज कंपेयर टू पल्मोनरी प्रेशर, ये कौन मेंटेन करता है बच्चों, ये आपका प्लूरल फ्लूइड मेंटेन करता है। आई होप ये क्लियर है। अगर मैं बात करूँ लंग्स के लोकेशन की, आपकी लंग्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लंग्स आपके बच्चों प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक चैम्बर के अंदर। इतने ज़्यादा वाइटल ऑर्गन है, हम इसे ऐसे ओपन रख सकते हैं क्या बॉडी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। सो इसीलिए लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये एक चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस चेम्बर को बोला जाता है स्टूडेंट्स थोरैसिक चेम्बर। ठीक है, सो लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक चेम्बर। लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे बच्चों, थोरैसिक चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो थोरैसिक चेम्बर होता है ये किससे लाइंड होता है, कैसे बनता है ये बताती हूँ। तो ये थोरैसिक चेम्बर के अंदर सबसे फ्रंट साइड में यानी वेंट्रल साइड में, जो फ्रंट साइड होती है ना बच्चों, इसे बायोलॉजी के अंदर वेंट्रल साइड बोला जाता है। एंड जो बैक साइड होती है इसे बच्चों डॉर्सल साइड बोला जाता है। सो लंग्स जो होते हैं ये थोरैसिक चेम्बर के अंदर लोकेटेड है। एंड थोरैसिक चेम्बर की जो फ्रंट साइड है यानी थोरैसिक चेम्बर का जो वेंट्रल पोर्शन है वहाँ पर क्या होता है पता है, वहाँ पर एक बोन होती है जिसे बोला जाता है स्टर्नम। ठीक है, उसके बाद ये जो थोरैसिक चेम्बर है इसका पीछे वाला हिस्सा यानी डॉर्सल साइड। ठीक है, डॉर्सल साइड के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डॉर्सल साइड में पीछे के साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, राइट। सो पीछे के साइड में स्टूडेंट्स यहाँ पर थोरैसिक चेम्बर के होगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ बच्चों लोअर साइड यानी नीचे के साइड में, ये थोरैसिक चेम्बर कैसे बनता है, नीचे के साइड को पोस्टीरियरली बोला जाता है। सो लोअर साइड में कैसे बनेगा बच्चों, ये लोअर साइड में यहाँ पर एक डोम शेप की मसल प्रेजेंट होती है जो हमने पढ़ा, जिसे हम बोलेंगे डायफ्राम। ठीक है, सो लोअर साइड दैट इज पोस्टीरियरली, यहाँ पर बच्चों डायफ्राम प्रेजेंट होती है, ये मसल प्रेजेंट होती है। एंड अब लैटरली यानी जो उसे सराउंड करे उस थोरैसिक चेम्बर को, सो लैटरली क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वहाँ पर रिब्स प्रेजेंट होती है। सो ये होता है बच्चों थोरैसिक चेम्बर। तो लंग्स जो होती है ये ओपनली प्रेजेंट नहीं होती, लंग्स आपकी चेम्बर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसे बोलेंगे थोरैसिक चेम्बर, जिसके फ्रंट साइड में दैट इज वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम है, पीछे के साइड में दैट इज डॉर्सल साइड में आपका वर्टिब्रल कॉलम है, लैटरल साइड में ऐसे करके आपके रिब्स होते हैं लाइक दिस लैटरल साइड में। ठीक है, और नीचे से आपका डोम शेप डायाफ्राम है। सो देखा नीचे से डायाफ्राम, ठीक है, लैटरल साइड से ऐसे रिब्स, ठीक है, उसके बाद सामने ऐसा स्टर्नम एंड पीछे से वर्टिब्रल कॉलम एंड इन सब के बीच में आपके दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब पता है ये जो लंग्स होता है ना, इनका जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है ये ऐसा होता है बच्चों दैट अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज कर दे तो वो लंग वॉल्यूम को चेंज कर देगा। लंग वॉल्यूम को ही बोला जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, ये लंग का सेटअप ऐसा होता है बच्चों दैट अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज कर दें तो लंग का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। मान लो अगर मैंने कुछ करके थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एंड अगर मैंने थोरैसिक वॉल्यूम को कम कर दिया तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो ब्रीदिंग होती है वो ऐसे ही होती है बच्चों। ब्रीदिंग करते टाइम पहले थोरैसिक वॉल्यूम आपका बढ़ता है एंड थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा। फिर जब मैं एक्सपीरेशन करती हूँ, जब मैं हवा बाहर निकालती हूँ, तब थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाता है जिसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप है बच्चों। क्यों? क्योंकि जैसे हार्ट हमारे पास है तो हार्ट के अंदर, हार्ट किससे बना है, हार्ट मसल से बना है, तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने की एबिलिटी होती है, यस और नो, मसल्स के अंदर। बट ये जो आपकी लंग्स होती है बच्चों, ये लंग्स मसल से नहीं बनती। ठीक है, तो मसल से अगर ये नहीं बनती तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे करेगी? एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर होगा क्या,
यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए हमें थोरैसिक वॉल्यूम को ऑल्टर करना पड़ता है। एंड थोरैसिक वॉल्यूम को हम ऑल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, तो यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम दैट इज लंग वॉल्यूम भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। सो एनाटॉमिकल सेटअप कैसा होता है स्टूडेंट्स? द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इज सच दैट, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स कैसा होता है? इज सच दैट any change in the thoracic volume is directly reflected in the pulmonary volume। यानी अगर हमने बच्चों थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज कर दिया तो हमारा पल्मोनरी दैट इज लंग वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये जो सेटअप है बच्चों कि थोरैसिक वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है? ये लाइन का मतलब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ये लाइन का मतलब क्या होता है? दैट अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा तो लंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम हुआ तो लंग वॉल्यूम भी कम होगा। इसका मतलब ये होता है। तो थोरैसिक वॉल्यूम अगर बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम दैट इज लंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एंड अगर थोरैसिक वॉल्यूम कम हुआ स्टूडेंट्स तो लंग वॉल्यूम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैमल्स की जो लंग्स होती है बच्चों, ये आपकी मसल से नहीं बनती, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड एंड स्पॉन्जी होती है। तो अगर हमें ब्रीदिंग को अकम्प्लिश करना है तो हमें ये सेटअप चाहिए होता है। ठीक है, दिस इज़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है ये। क्यों नेसेसरी होता है? नेसेसरी बिकॉज हमारी लंग्स जो है ये मसल से नहीं बनती, मसल से नहीं बनती ये हमारी लंग्स सॉलिड एंड स्पॉन्जी होती है। मैमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी। ठीक है, तो अगर हमें ब्रीदिंग को अचीव करना है तो हमें ये सेटअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोला बच्चों मैंने यहाँ पर? लंग्स जो होती है ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपके बॉडी का, तो इसे आप ओपनली नहीं रख सकते। तो ये एक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होती है। इस चैम्बर को बोला जाता है थोरैसिक चैम्बर, जो कि सामने की साइड यानी वेंट्रल साइड से स्टर्नम से लाइंड होता है, पीछे की साइड यानी डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से लाइंड होता है, लैटरल साइड यानी जो सराउंड होते हैं, सराउंडेड बाय जो होता है वहां पर बोला जाता है रिब्स। ठीक है, यानी लैटरल साइड यानी ऐसे अज्यूम कर लो ना, सामने वाला आपका स्टर्नम है, पीछे वाला आपका वर्टिब्रल कॉलम है, एंड ये जो है ये वाली जो साइड है दिस इज नोन एज द लैटरल साइड। ठीक है, तो लैटरल साइड के अंदर रिब्स प्रेजेंट है और नीचे के साइड में डायफ्राम प्रेजेंट है, एंड इनके बीच में, इस सेटअप के बीच में आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? लंग्स प्रेजेंट होती है, एंड इस चैम्बर को क्या बोलेंगे? थोरैसिक चैम्बर। एंड हम ये जो लंग्स है इनका सेटअप कैसा होता है? एनाटॉमिकली एयर टाइट होता है, यानी अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो डायरेक्टली लंग वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाया तो लंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा, थोरैसिक वॉल्यूम को कम किया तो लंग वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटअप भी है। क्यों? क्योंकि हमारे लंग्स, मैमेलियन लंग्स जो होते हैं ये सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं, मसल से नहीं बनते। लंग्स मसल से नहीं बनते, इसका मतलब हम जैसे हार्ट मसल से बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर पाता है अपने आप से ही, बट लंग्स मसल से नहीं बनती तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो नहीं कर पाएगी खुद से। ठीक है, तो हमें वहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता क्या है? थोरैसिक कैविटी में चेंज आता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक लंग के वॉल्यूम में चेंज आएगा, एंड इनहेलेशन एक्सहेलेशन अच्छे से होगा। अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसा होता है ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं बच्चों? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं बच्चों लंग्स के। ठीक है, लंग्स के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यानी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लंग का, ठीक है, ये कौन होते हैं बच्चों? एल्वियोलाई। सो दिस आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स। ठीक है, अब एल्वियोलाई दिखते कैसे हैं बच्चों? तो ये बलून लाइक दिखते हैं। ठीक है, बलून लाइक या फिर ग्रेप्स जो होती है ग्रेप्स की तरह दिखते हैं, तो बलून लाइक, ग्रेप्स लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटी छोटी बैग्स। ठीक है, सो एल्वियोलाई होते क्या है बच्चों? ये ग्रेप्स लाइक या फिर बलून लाइक या फिर इसे बोल दो स्टूडेंट्स बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट्स लंग्स के। उसके बाद बच्चों ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनका जो वॉल होता है ये बहुत ज़्यादा थिन होता है। एल्वियोलाई का वॉल कैसा होगा स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा थिन होगा। ठीक है, सो थिन वॉल्ड होगा यहाँ पर प्रेजेंट। सो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स।
उसके बाद बच्चों ये वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी ये हाईली वैस्कुलर होंगे स्टूडेंट्स। कैसे होंगे बच्चों? एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलर होंगे। दिस आर हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर का मीनिंग बताती हूँ, हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर यानी कभी भी वैस्कुलर टर्म आए, हाईली वैस्कुलर यानी होता है हाई ब्लड सप्लाई। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है उसे बोला जाता है हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स। यानी बच्चों ये जो एल्वियोलाई होता है इसका बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होता है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कि एल्वियोलाई को कंटिन्यूअसली सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ब्लड वेसल सप्लाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसे ही बोला जाता है वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, यानी हाई ब्लड वेसल सप्लाई, ठीक है। एल्वियोलाई का ब्लड वेसल सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हाईली वैस्कुलर यानी हाई ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो बच्चों ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं लंग्स के। ग्रेप लाइक गोल गोल होता है, ग्रेप लाइक बलून लाइक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि थिन वॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन वॉल होती है क्योंकि यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होगा, तो वॉल थिक होगी तो गैशियस एक्सचेंज में दिक्कत होगी, एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा गैशियस एक्सचेंज, इसीलिए जो वॉल होती है बच्चों ये बहुत ज़्यादा थिन होती है। और हाईली वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स ये होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड आपके एल्वियोलाई कहाँ पर होते हैं बच्चों? एल्वियोलर सैक के अंदर। हमने देखा था ना ये एल्वियोलर सैक था, इस एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। सो ये एल्वियोलर सैक है, इसके अंदर बच्चों ये बहुत सारे एल्वियोलाई आपके प्रेजेंट है। आई होप ये क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो एल्वियोलाई के अंदर बच्चों दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक सेकंड रुकना। टाइप्स ऑफ सेल्स देखने वाले बच्चों, एल्वियोलाई के अंदर दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? टू टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। एक होता है बच्चों न्यूमोसाइट 1, ठीक है, और दूसरे होते हैं बच्चों न्यूमोसाइट 2। दो टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे एल्वियोलाई के अंदर, न्यूमोसाइट 1 होते हैं एंड दूसरे होते हैं बच्चों न्यूमोसाइट 2। अब इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूमोसाइट 1 जो होता है ये गैशियस एक्सचेंज में रोल प्ले करेगा। न्यूमोसाइट 1 क्या करेगा बच्चों? ये गैशियस एक्सचेंज करेगा, ठीक है। एंड न्यूमोसाइट 2 क्या करता है? ये एक सर्फैक्टेंट रिलीज करता है बच्चों। न्यूमोसाइट 2 क्या करेगा? ये एक सर्फैक्टेंट को रिलीज करता है, रिलीज है सर्फैक्टेंट। इस सर्फैक्टेंट का नाम है स्टूडेंट्स लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन नाम का सर्फैक्टेंट जो है इसे आपका न्यूमोसाइट 2 रिलीज करेगा। ये लेसिथिन नाम का सर्फैक्टेंट जो कि एक फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, ये क्या करता है पता है? ये सरफेस टेंशन को कम करता है जिसकी वजह से एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज होता है। लेसिथिन क्या करेगा बच्चों? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई के अंदर, न्यूमोसाइट 1, न्यूमोसाइट 2, ठीक है। न्यूमोसाइट 1 क्या करेगा? न्यूमोसाइट 1 क्या करेगा? गैशियस एक्सचेंज करेगा। एंड न्यूमोसाइट 2 ये एक सर्फैक्टेंट रिलीज करता है जिसका नाम है लेसिथिन, जो क्या करता है स्टूडेंट्स? जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है जिसकी वजह से न्यूमोसाइट 1 प्रॉपरली एफिशिएंटली गैशियस एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एल्वियोलाई का नंबर। अब ये अलग अलग रेफरेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इसका नंबर वैरी करता है बच्चों। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसके अंदर अलग अलग नाम दिया है नंबर, ठीक है। तो आप ऐसे मान लो कि 450 से 750 तक आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, दोनों लंग्स के मिला के बोल रही हो, ठीक है। सो 450 यानी सिर्फ 450 नहीं, ठीक है, 450 मिलियन। सो यहाँ पर 450 से 750 मिलियन एल्वियोलाई आपके प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स को मिलाकर। मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों लंग्स के अंदर। अब ये अलग अलग इसमें अलग अलग दे रखा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है बच्चों। सो आप याद रखोगे ये रेंज 450 to 750, याद नहीं रखना, एक रेफरेंस के लिए रेंज बता दी। 450 to 750 मिलियन एल्वियोलाई। कितने हो गए? मिलियन यानी 10 की पावर, मिलियन यानी कितने होते हैं बच्चों? 10 की पावर 6। तो समझ रहे हो 450 इंटू 10 की पावर 6 यानी कितने जीरोज हो गए? सो इतने सारे आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। एंड ये एल्वियोलाई इतने सारे क्यों प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ताकि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हमें मिल सके एंड बहुत एफिशिएंटली गैशियस एक्सचेंज हो सके। सो इतना नंबर होने के पीछे रीज़न क्या होता है? ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हमें मिल सके गैशियस एक्सचेंज के लिए,
ठीक है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हमें मिल सके गैशियस एक्सचेंज के लिए, इस पर्पस को अचीव करने के लिए इतने सारे एल्वियोलाई हमारे पास बच्चों प्रेजेंट होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। एक बारी ना हम पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से, ठीक है, एक बार लास्ट रिविजन, उसके बाद हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतना ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकना, लेट मी ड्रिंक वाटर। ठीक है, सो बच्चों कंडक्टिंग जोन हमने स्टार्ट किया था। कंडक्टिंग जोन के अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आपके कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं। कंडक्टिंग जोन क्या करता है बच्चों, ये एयर को फिल्टर करता है। एयर के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं ये हमें लंग्स तक नहीं पहुंचाने, तो इस एयर को फिल्टर करने का काम आपका कंडक्टिंग जोन करता है। उसके बाद बाहर की जो एयर होती है ये हमें जैसी चाहिए, हमारी बॉडी को जैसी एयर चाहिए वैसे नहीं होती, यानी वैसे टेम्परेचर की नहीं होती, एंड हमारी बॉडी के अंदर हम कैसे भी टेम्परेचर की एयर नहीं डाल सकते, राइट। सो ये एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के अंदर लाने का काम, एटमॉस्फेरिक एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के फेवरेबल बनाने का काम कौन करता है, कंडक्टिंग जोन। उसके बाद बच्चों ये एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है एंड ये एयर को लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचाने का काम भी करता है, यानी ये एयर को ट्रांसपोर्ट भी करता है। सो कंडक्टिंग जोन के अंदर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आते हैं। इनका काम है एयर को फिल्टर करना, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, एयर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर लाना एंड एयर को ट्रांसपोर्ट करवाना। उसके बाद जो जोन हमने पढ़ा था बच्चों, दैट इज रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन। यहाँ पर एक्चुअल में गैशियस एक्सचेंज होता है एंड यहाँ पर पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर तो एल्वियोलाई तक ये सारे पार्ट्स आपके रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन के अंदर आएंगे। नाम से ही क्लियर है बच्चों, रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन, यानी वो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, एंड जो कंडक्टिंग जोन होता है नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर एयर की कंडीशनिंग होगी। सो एयर की कंडीशनिंग कंडक्टिंग जोन के अंदर, एंड एयर का जो एक्चुअल में एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज हमारे बॉडी के सेल्स के साथ, ये कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई, यानी एल्वियोलर, एल्वियोलर डक्ट एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, यानी ये रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज जोन का पार्ट है। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा ब्रोंकियल ट्री। इसे ब्रोंकियल ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्री के ब्रांचेस की तरह ये दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ब्रोंकियल ट्री के अंदर हमने देखा ये ट्रिकिया डिवाइड कर रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर बच्चों ये प्राइमरी ब्रोंकाई आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड कर रहा है, टर्शियरी ब्रोंकाई आपका फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड कर रहा है, इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड करता है। सो ये जो बच्चों है ट्रेकिया से लेकर तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे के सारे पार्ट्स आपके ब्रोंकियल ट्री के अंदर आते हैं। ट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ना जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है वैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, राइट। सो इसीलिए इसे ब्रोंकियल ट्री बोला जाता है। कौन से पार्ट्स है, ट्रेकिया से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये सारे पार्ट्स। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा लंग्स। ठीक है, कितनी लंग्स प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, तो अ पेयर ऑफ लंग्स, दैट इज 2 लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था दैट द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइजेस द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद 2 लंग्स होती हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। ठीक है, ये साइड की आपकी लेफ्ट लंग है, ये साइड की राइट लंग है, एंड ये लेफ्ट लंग राइट लंग के अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो फिशर्स का डिफरेंस। जो राइट लंग होती है बच्चों, यहाँ पर फिशर्स क्या होते हैं, डीप ग्रूव्स। ठीक है, तो जो राइट लंग्स है यहाँ पर 2 फिशर्स है, एक हो गई हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरी हो गई ऑब्लिक फिशर। वेयरएज जो लेफ्ट लंग होती है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ एक ही फिशर प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑब्लिक फिशर। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, राइट लंग कंसिस्ट ऑफ 2 फिशर्स एंड लेफ्ट लंग कंसिस्ट ऑफ 1 फिशर। इसकी वजह से राइट लंग के अंदर 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब्स होते हैं। सो राइट लंग के जो 3 लोब्स है दैट इज सुपेरियर लोब, मिडिल लोब या फिर इंफीरियर लोब। आप सुपेरियर को अपर लोब बोल सकते हो, उसके बाद मिडिल लोब एंड इंफीरियर को लोअर लोब भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोब्स होंगे राइट लंग के अंदर, वेयरएज जो लेफ्ट लंग है वहाँ पर 2 ही लोब्स है। कौन से अपर लोब एंड लोअर लोब, यानी सुपेरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। ठीक है, मिडिल वाला यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिशर ही एक प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद कार्डियक नॉच बच्चों, जहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ये कार्डियक नॉच आपका
लेफ्ट लंग के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट लंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। एंड अगर मैं साइज और वेट की बात करूँ तो राइट लंग ये ज़्यादा हैवियर होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। राइट लंग की साइज जो होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग। रीज़न मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है राइट लंग एंड लेफ्ट लंग का डिफरेंस। उसके बाद बच्चों लंग्स इतना ज़्यादा वाइटल पार्ट है तो इसको हम खुला नहीं रख सकते बॉडी के अंदर, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स के अराउंड सबसे पहले तो ये अंदर सिचुएटेड होता है थोरैसिक चेंबर के अंदर, एंड लंग्स को भी फर्दर और प्रोटेक्शन देने के लिए वहां पर लाइनिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस मेम्ब्रेन को बोलेंगे बच्चों प्लूरल मेम्ब्रेन। बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोला जाता है आउटर प्लूरा, अंदर की मेम्ब्रेन जो है इसे बोला जाता है इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा को नाम दिया है पैराइटल प्लूरा, इनर प्लूरा को नाम दिया है विसरल प्लूरा। अब ये जो पैराइटल प्लूरा है बाहर वाली, ये किसके कॉन्टैक्ट में है बच्चों? ये थोरैसिक लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में है। और जो अंदर वाली प्लूरा है ये किसके कॉन्टैक्ट में है बच्चों? लंग्स के कॉन्टैक्ट में है। फिर ये जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसके बीच में फ्लूइड होता है जिसका नाम है बच्चों प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, एंड ये नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करता है। नेगेटिव प्रेशर को कहाँ मेंटेन करेगा? इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। यानी जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का प्रेशर है वो हमेशा कम रहता है एज कंपेयर टू लंग्स के अंदर का प्रेशर, यानी पल्मोनरी प्रेशर। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इंट्रा प्लूरल प्रेशर, यानी इंट्रा प्लूरल प्रेशर आपका हमेशा कम होगा, एंड ये कम मेंटेन जो करता है, कम नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने का काम, कम प्रेशर मेंटेन करने का काम ये आपका प्लूरल फ्लूइड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर लंग्स की लोकेशन की बात करूँ तो ये एक चेंबर के अंदर लोकेटेड होते हैं जिसको हम बोलेंगे थोरैसिक चेंबर, जिसके वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, लैटरल साइड में रिब्स होते हैं, एंड लोअर साइड में ऐसा डोम शेप का डायाफ्राम होता है। एनाटॉमिकल सेटअप लंग्स का ऐसा है दैट अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को ऑल्टर कर दे, अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज कर दे तो लंग का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो मैमल्स के जो लंग्स होते हैं ये सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। ये मसल से नहीं बनते। जैसे हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट मसल से बनता है, तो हार्ट हमारा खुद कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो कर सकता है, बट हमारी जो लंग्स होती है, लंग्स मसल से नहीं बनती, तो वो खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगी लंग्स, राइट। एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लंग्स का। वाई? क्योंकि हमें एयर को इनहेल करना है, एयर को एक्सेल आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो इंपॉर्टेंट होता है जैसे हार्ट करता है, बट यहाँ पर वो खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकती बिकॉज वो मसल से नहीं बनी होती, बट हमें वॉल्यूम को तो चेंज करना है। तो वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम को, लंग वॉल्यूम को चेंज करने के लिए क्या होता है बच्चों? यहाँ पर ये सेटअप प्रेजेंट होता है जिसके अंदर अगर हम थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करें तो लंग वॉल्यूम दैट इज पल्मोनरी वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एंड अगर हमने थोरैसिक वॉल्यूम को कम कर दिया तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये हम देखेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली लिंक्ड होता है किससे? प्रेशर से। हम देखेंगे कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ही एयर अंदर आती है, एयर बाहर जाती है। तो ये वॉल्यूम को ऑल्टर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड खुद जो लंग्स है ये वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खुद शो नहीं करती, क्योंकि वो मसल से नहीं बनी होती, इसीलिए यहाँ पर ये सेटअप प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड बच्चों ये जो मैमिलियन लंग्स होती है ये सॉलिड एंड स्पॉन्जी होती है, ये भी याद रखना। फिर बच्चों लास्ट में हमने डिस्कस किया एल्वियोलाई। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं लंग्स के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रेप की तरह, बलून की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं या छोटी छोटी बैग्स की तरह, ठीक है। इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है क्योंकि अगर थिक वॉल है तो थोड़ा गैशियस एक्सचेंज में दिक्कत आएगी। जितनी पतली वॉल होगी उतना ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली हो पाएगा। तो एल्वियोलाई की वॉल थिन होती है बच्चों, एंड एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलर होता है। हाईली वैस्कुलर किसे बोलेंगे? जहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच होता है, हाई ब्लड सप्लाई जिसे जहाँ पर होता है उसे बोलेंगे हाईली वैस्कुलर। तो यहाँ पर एल्वियोलाई बच्चों हाईली वैस्कुलर होंगे, यानी बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई एल्वियोलाई के पास होता है। उसके बाद बच्चों एल्वियोलाई के अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2। न्यूमोसाइट 1 क्या करती है? ये गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करती है, एंड जो न्यूमोसाइट 2 होगी ये बच्चों एक सर्फैक्टेंट को रिलीज करते हैं जिसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन ये एक फॉस्फोलिपिड होता है, ये क्या करता है? ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो एल्वियोलाई है वो एफिशिएंटली गैशियस एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर दो टाइप के सेल्स में न्यूमोसाइट 1 गैशियस एक्सचेंज करेंगे एंड न्यूमोसाइट 2 लेसिथिन सर्फैक्टेंट को रिलीज करते हैं जो कि एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज होने देंगे बाय रिड्यूसिंग दी सरफेस टेंशन। नाउ अगर मैं एल्वियोलाई के नंबर की बात करूँ तो 450 से 750 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं दो लंग्स के अंदर, मिलियन, ठीक है। एंड इतने क्यों होते हैं? ताकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है
उतना ही ज़्यादा प्रॉपरली आपका गैशियस एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया अगर अच्छा है तो गैशियस एक्सचेंज अच्छा होगा, दैट्स वाई इतने सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। बहुत अच्छे से हमने पूरी की पूरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स के अंदर कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लेक्चर का, दैट विल बी दी मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।